हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम अपनी एसएम डिस्कशन के साथ, और हम लोग जो बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट द मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग की जितनी भी इलस्ट्रेशंस थी हम लोगों की, राइट, जो टॉपिक वाइज इलस्ट्रेशंस थी दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब हम लोग आ गए हैं सर बैक एक्सरसाइजेस पे, जो आपके चैप्टर के बिल्कुल बैक पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिस के लिए, हम उसके ऊपर आ गए। अब इसके बारे में हम लोग आगे अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर तकरीबन 2 लेक्चर्स लगाएंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे, कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक, ताकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो दैट आप लोगों को भी ये ना लगे कि सर एक ही लेक्चर में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलो सर स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ। Anil and Company buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installments. Each unit cost ₹1 and the ordering cost is 25. The inventory carrying cost is estimated at 20% of the unit value. और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? ₹1। Find the total annual cost of the existing inventory policy. Calculate how much money can be saved by the economic order quantity. अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर जब हम लोग ईओक्यू की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं सर ईओक्यू की, ईओक्यू में अगर हमें कहा जाए कि कैलकुलेट करनी है सर टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने को कहा जाता है। अब सर ये नहीं समझ में आता कि इंस्टीट्यूट ने कई जगह पर क्या कर रखा है, कई जगह पर उन्होंने टोटल कॉस्ट के लिए ले रखा है परचेज कॉस्ट, ठीक है सर, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और सर कहीं कहीं पर इंस्टीट्यूट क्या करता है सर, कहीं कहीं पर वो लेता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अब सर ये समझ में नहीं आता हमें कि क्या कर क्या रहा है ये। कहीं पर परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग तीनों कॉस्ट लेता है, और कहीं पर लेता है सर सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात समझना, अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया, अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव आपसे मांगा गया, जैसे कि वो कहता है कि मैं डिस्काउंट दे दूंगा जी आपको, आप इतने यूनिट्स ऑर्डर करो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, अगर तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे अगर आपकी जो परचेज प्राइस पर यूनिट है, अगर तो परचेज प्राइस जो पर यूनिट है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है, परचेज प्राइस पर यूनिट पे अगर इंपैक्ट आता है, जो चीज वो कह रहा है अगर उसका इंपैक्ट जो है वो परचेज प्राइस के ऊपर आता है, तब क्या करना है सर, तब तो आप लोग तीनों चीज कैलकुलेट करोगे, दैट इज परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर परचेज प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है तब हम परचेज कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ये कब होता है? जब हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, तब ये चीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब दो ऑल्टरनेटिव्स में से किसी भी ऑल्टरनेटिव में अगर परचेज प्राइस चेंज नहीं होती, अगर परचेज प्राइस सेम ही रहती है, तब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ले सकते हैं, परचेज प्राइस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर परचेज प्राइस चेंज होगी फिर हमें तीनों कॉस्ट लेनी पड़ेगी। दिस इज द रीजन कि कहीं पर परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट लिया और कहीं पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट लिया है, ठीक है जी, समझ में आया। अब दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज ये कि अगर एग्जाम में कुछ नहीं भी समझ आए, सर तीनों कॉस्ट ले लो तो भी गलत नहीं होगा। अगर 3 चाहिए आप 2 लोगे तब गलत हो जाएगा। अगर आप तीनों कॉस्ट ले लोगे इन एनी सिचुएशन, चाहे परचेज प्राइस का इंपैक्ट है नहीं है, अगर फिर भी आप तीनों प्राइस ले लोगे तो भी आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। जो क्वेश्चन का ओवरऑल इंपैक्ट है वो सेम रहेगा। तो अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, सर नहीं समझ तो समझ में ही नहीं आया क्या है ये, ठीक है, तो क्या करो, हर केस में तीनों कॉस्ट ले लो, परचेज भी ले लो, ऑर्डरिंग भी ले लो, कैरिंग भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़ते जाओ, ठीक है, समझ में आ गया। तो घबराना नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने किसी क्वेश्चन में ऐसा कर रखा है, किसी में ऐसा कर रखा है, उसका मैंने रीजन बता दिया। अगर फिर भी उस रीजन से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो सीधा एक काम करो, तीनों की तीनों कॉस्ट ले लो, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है।
ठीक है सर, अब समझ में आ गया। चलें आगे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं सर, वापस आ जाओ। अब उसने कहा, अब उसने एक एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी दी है, क्या टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 36,000 यूनिट्स की, और 6 इंस्टॉलमेंट्स में उसको मंगवाया जाता है। ठीक है सर, अब ए कितना है सर, ए तो है 36,000 और हमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 6, तो हम लोग ईओक्यू कर सकते हैं। ईओक्यू एग्जिस्टिंग ईओक्यू कितना होगा, एग्जिस्टिंग ईओक्यू जो है दैट विल बी 36,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6,000 यूनिट्स। दिस इज द एग्जिस्टिंग ईओक्यू, राइट, समझ में आ गया। अब इस एग्जिस्टिंग ईओक्यू पे वो कहता है टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल दो, टोटल कॉस्ट निकाल लो इस एग्जिस्टिंग ईओक्यू पे। ठीक है सर, इस एग्जिस्टिंग ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, परचेज प्राइस, ठीक है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कितने हैं 6 ऑर्डर्स हैं, प्लस पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है सर, पर ऑर्डर कॉस्ट है 25 रुपीज की, प्लस कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज दे रखा है सर, 20%। ठीक है सर, तो ये हो गया आपके पास कितना 150, और सर ये कितना हो गया 3000 का हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 20% 600। ठीक, और परचेज प्राइस भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, कैसे, 36,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी, 1 रुपये उसकी प्राइस है, तो 36,000 रुपए जो है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कितना हो गया सर, 600 प्लस 150 प्लस 36,000, 36,750। तो ये तो था कि अगर एग्जिस्टिंग प्लान पे चलते हैं हम लोग, ठीक। फिर वो कहता है कि अगर आप ईओक्यू कैलकुलेट करते हो, अगर अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हो, तो ईओक्यू क्या बनेगा सर, इस केस में ईओक्यू क्या बनेगा, 36,000 जो है वो एनुअल रिक्वायरमेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 25, और यूनिट कॉस्ट कितनी है 1, कैरिंग कॉस्ट है 20%, तो ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो सर आ जाओ, अब इसके हम सोल्यूशन पे आते हैं, आ जाओ सर। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग की इन्होंने क्या किया, परचेज प्राइस नहीं ली। क्यों नहीं ली, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया कि परचेज प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है, तो हमने उसको छोड़ भी सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं, अगर ले भी लेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी आपकी और कैरिंग कॉस्ट होगी। अब नया ईओक्यू निकालना है सर, वो कहता है अपने हिसाब से ईओक्यू निकालो। ईओक्यू निकाला तो आया 3000 यूनिट्स, अब वो कहता है कि इन 3000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट निकालो। तो ठीक है, तो इन 3000 के यूनिट्स पे अगर करते हैं, इन 3000 यूनिट्स के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे सर, 3000 डिवाइडेड बाय 36,000, वेट, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी 36,000 की। ठीक है जी, 36,000 डिवाइडेड बाय ईओ क्यू, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 3000, 12 ऑर्डर्स आएंगे सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 25। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी सर, टोटल 300। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी सर, कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट की ये होगी अपने पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी सर, कैरिंग कॉस्ट होगी ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो ये आ जाएगा सर 1500 का 20% 300 रुपए, 600। टोटल कॉस्ट कितनी होगी 600, पहले कितनी थी 750, 150 रुपए का बेनिफिट है सर आपका। ये लो सर, कोई डाउट, सिंपल बात समझ में आई। ये फंडा हमेशा याद रखना कि अगर आप लोग तीनों कॉस्ट भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें समझ में नहीं आता कि इंस्टीट्यूट कर क्या रहा है सर। ठीक है, गेम खेल रहा है सर, चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। क्लियर है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। A company manufactures a special product which requires a component alpha. ठीक है जी, the following particulars are collected for the year 2001. Annual demand of alpha is 8000 units. ठीक है, एनुअल डिमांड ए दे दिया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹200 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एल्फा इज 400, यूनिट कॉस्ट दे दी हमें, और कैरिंग कॉस्ट 20% दे दी।
the company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000 components at a time. ठीक है, 4000 components at a time, compute the economic order quantity. पहले तो कहता है ये जो इंफॉर्मेशन दी है इससे EOQ निकाल लो, निकाल सकते हो, कोई डाउट? EOQ निकाल सकते हैं, एनुअल डिमांड दे रखी है मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, एक सेकेंड हम लोग इसको थोड़ा क्लीनली लिख लेते हैं। तो अगर EOQ निकालना है सर, EOQ निकालने के लिए सर बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है 8000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर यूनिट प्राइस का 20%, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा EOQ आ जाएगा। अब उसने क्या कहा, अब वो कहता है कि कंपनी, जिस कंपनी से वो बाय करती थी उस कंपनी ने कहा कि हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे, किसके ऊपर, परचेस प्राइस के ऊपर, ठीक है, परचेस प्राइस क्या है 400, वो कहता है उसके ऊपर 4% का हम लोग डिस्काउंट आप लोगों को देंगे, मतलब कि 16 रुपए का डिस्काउंट देंगे हम लोग, और जो प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 384, मान लिया सर, ठीक है। प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज, वो कहता है जो आपका EOQ है, EOQ क्या है सर, EOQ क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, बेसिकली हम कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं एक बार में, कितनी क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं एक बार में, वही है ना। तो कहता है जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो 4000 कंपोनेंट्स का होना चाहिए एक ऑर्डर में, EOQ के हिसाब से नहीं चलना। वो कहता है अब 4000 कंपोनेंट्स एक ऑर्डर में दोगे तब 4% का डिस्काउंट देंगे हम लोग। तो आ जाओ सर, अब इसने EOQ, पहले तो EOQ कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 200 यूनिट्स, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है 200 यूनिट नहीं 4000 यूनिट ऑर्डर प्लेस करो। अब इस केस में सर जब ऐसा क्वेश्चन हो ना आपके पास डिस्काउंट का, इसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है, सुन लो ध्यान से, जिससे आप कभी भी गलती भी नहीं करोगे एग्जाम में। क्या करना है सर, एक तो लिखना है, यहां पे आपने अब 2 कॉलम्स बनाने हैं, कौन कौन से सर, एक तो बनाना है EOQ के हिसाब से, ठीक है, दूसरा आपने बनाना है प्रपोजल के हिसाब से, ठीक है। EOQ में मुझे यह बताओ कि जो ऑर्डर का साइज है, जो ऑर्डर का साइज है वो कितना है। EOQ कैलकुलेट किया हमने 200, और अगर डिस्काउंट चाहिए तो ऑर्डर साइज कितना होगा 4000, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो ऊपर लिख लो सर एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है सर 8000 यूनिट्स की, ठीक है सर। चलो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास है 8000 यूनिट्स की, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि अगर ऑर्डर साइज आपका 200 है या 4000 है, 200 जो EOQ कैलकुलेट किया एज पर पार्ट 1 और 4000 जो उस कंपनी ने ऑफर की है, ठीक। तो यहां से आप लोगों के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे आपके पास 8000, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ठीक है। तो 8000 डिवाइडेड बाय 200 करें तो आएंगे 40 ऑर्डर, और यहां पर प्रपोजल में ऑर्डर कितने आएंगे 2, कोई डाउट? ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए आपके पास, ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ परचेज प्राइस क्या होगी, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस एग्जिस्टिंग कितनी है सर, एग्जिस्टिंग परचेज प्राइस जो है दैट इज 400, ठीक है। फिर वो कहता है प्रपोजल में, वो कहता है हम आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं -4%, ठीक है। 400 माइनस 4% करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 384, कि हम आपको जो परचेस प्राइस है उस पर 4% का डिस्काउंट दे देंगे, तो परचेस प्राइस हमारी हो जाएगी 384, राइट। ठीक है सर। अब आ जाओ सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारे पास आ गई कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सर ये कैसे आएगी, जितनी परचेस प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20%, राइट सर 20%, ठीक है ना। तो 400 का 20% हो गया 80 रुपीज, ठीक।
और यहां पर अब ध्यान देना है, यहां पर हम लोग मैक्सिमम गलती करते हैं क्या, हम लोग यहां पर भी कैरिंग कॉस्ट 400 के हिसाब से ले लेते हैं, जबकि परचेज प्राइस जो है हमारी वो चेंज हो चुकी है, दैट इज 384 मल्टीप्लाइड बाय 20%, राइट, 384 मल्टीप्लाइड बाय 20%, दैट इज 76.8, ठीक, 76.8। इसको राउंड ऑफ करना चाहो राउंड ऑफ भी कर सकते हो 77 पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। अब आपके पास क्या हुआ सर, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, अब सर निकालनी है, यहां तक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन सारी कवर अप हो गई। अब एक चीज, जब भी परचेज प्राइस इंपैक्ट होगी उसके साथ यह ध्यान देना कि कैरिंग कॉस्ट भी इंपैक्ट होगी, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट का इंपैक्ट डायरेक्टली परचेज प्राइस के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। अब बताओ सर, आ जाओ सर, अब क्या होगा आपके पास, अब परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, परचेज कॉस्ट कितने यूनिट्स सर, 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस कितनी है 400, और वेट 400 या फिर 384, यहां पर कितनी आएगी आपके पास, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 400, दैट विल कम टू 32 lakhs, ठीक है जी। और यहां पर आपके पास आएगी 8000 मल्टीप्लाइड बाय 384, दिस विल कम टू 30,72,000, 30,72,000, राइट। आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है आपकी सर, 200 रुपीज, ठीक। तो यहां पर ऑर्डर कितने आपके पास, 40 ऑर्डर्स हैं सर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट 200 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर 8000, और इधर कितने हैं, 2 ऑर्डर हैं सर, तो कॉस्ट कितनी होगी 400 रुपीज। अब आ जाओ सर कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ऐसे करवा रहा हूं आपको ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन पता चले कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरह से करना है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर, एवरेज इन्वेंट्री दैट इज ईओक्यू ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 या ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां पर किस तरह से आएगा सर इसकी कैलकुलेशन, आपका ऑर्डर साइज कितना है या ईओक्यू कितना है 200 डिवाइडेड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी कैलकुलेट की हमने 80 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 100 इंटू 80, 8000, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। और यहां पर मेरे पास ईओक्यू कितना है 4000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट इज 76.8, तो ये मेरे पास आया सर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 76.8, दिस कम्स टू 1,53,600। सर कैरिंग कॉस्ट देख लो कहां पे पहुंच गई। अब यहां से मेरे पास क्या आई, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगी अब, टोटल कॉस्ट। लो सर, अब टोटल कॉस्ट किस किस चीज का कॉम्बिनेशन बनेगा सर, 1, 2 एंड 3, इन 3 चीजों को ऐड करें, दैट इज 32 लाख प्लस 8000 प्लस 8000, तो 32 लाख 16,000 जो है वो आपकी क्या बनी है टोटल कॉस्ट, 32,16,000। और उधर कॉस्ट कितनी बनी है सर, 30,72,000 प्लस 400 प्लस 1,53,600, तो ये बनी है आप लोगों की 32,26,000। अब बताओ सर प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहां पे टोटल कॉस्ट कम है, ठीक। वो कहते हैं ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कम है सर, हमें प्रपोजल एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। लो सर 32,16,000। अब देखो ये प्रेजेंटेशन है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन इस प्रेजेंटेशन, अगर ये प्रेजेंटेशन करोगे तो एग्जामिनर को ऑन द फेस ऑफ इट पता चलता है कि हाँ आप लोगों को नॉलेज है, आप लोगों ने उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया। दिस इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आप लोगों को एग्जाम में करनी है। पहले सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, उसके बाद उसकी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करो, ठीक।
Advise the total cost of inventory is lower if the EOQ is adopted, hence the company is advised not to accept the quantity discount. Clear sir? चलो जी, इसके साथ हो गया सर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हम लोगों का. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. The complete gardener is deciding on the economic order quantity for 2 brands of lawn fertilizer, Supergrow and the Nature's Own. The following information is collected. दो तरह के fertilizers हैं, Supergrow है और Nature's Own है. उसकी annual demand दे रखी है 2000 bags and 1280 bags. Relevant ordering cost per purchase order दे रखी है. Annual relevant cost per bag per unit दे रखी है 480 and 560. Compute the EOQ for the Supergrow and the Nature's Own. सिंपल है सर. EOQ क्या करना है सर? सिंपल सी बात है. एनुअल डिमांड दे रखी है 2 into 2 एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको डायरेक्टली दे रखी है, अब यहां पर एज अ परसेंटेज नहीं दी है, आपको डायरेक्टली दे रखी है 480 एंड 560. तो आप डिनोमिनेटर में इसको डायरेक्टली ले सकते हो, आपको पर यूनिट ही दे रखी है ये. क्लियर? उसके बाद सेकेंड पार्ट आ जाओ सर. सेकेंड पार्ट में कहता है फॉर द EOQ, कहता है जो EOQ कंप्यूट किया आपने पार्ट 1 में, उस EOQ के लिए सम ऑफ टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर दो. बहुत सिंपल है. अब देखो, अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है परचेस प्राइस की. पहली चीज तो परचेस प्राइस इंपैक्ट भी नहीं हो रही है और परचेस प्राइस दी भी नहीं हुई है हमें. सबसे खूबसूरत बात क्या है? परचेस प्राइस दी नहीं है सर, तो क्या ही करेंगे परचेस प्राइस का. दूसरी चीज, अगर दी भी होती तो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है. तो क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना? 1 मिनट क्यों लगाना है और परचेस कॉस्ट को लिखने में? कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों को. ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट. और कैरिंग कॉस्ट किस तरह से आएगी? एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज जो EOQ कैलकुलेट किया गया हमने, EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 480 और 560. ठीक है जी. तो कैरिंग कॉस्ट के मामले में ध्यान रखना सर, EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 480 और 560, इस तरह से आपकी आएगी कैरिंग कॉस्ट. उसके बाद उसने थर्ड पार्ट पूछा, उसने कहा फॉर द EOQ कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपरग्रो एंड नेचर ग्रो. कहता है नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी होंगी? जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय EOQ. सर नंबर ऑफ डिलीवरीज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ डिलीवरीज का मतलब और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मांग रहा है वो आपसे. ठीक, उसने क्या कहा है सर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही पूछे हैं उसने. लो सर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ. नंबर ऑफ डिलीवरीज इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं था इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको लिख के नहीं किया बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस. लेकिन ऐसे के क्वेश्चन 5 मार्क्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. ठीक, चलो सर मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड क्वेश्चन. A company uses 3 raw materials A, B and C for a particular product for which the following data apply. उन्होंने कहा 3 रॉ मटेरियल हैं A, B, C. उसके लिए कुछ डाटा दे रखा है हमें, यूजेज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. वो कहता है एक फिनिश्ड गुड बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है. एक यूनिट में 10 यूनिट लगते हैं A के, 4 यूनिट लगते हैं B के और 6 यूनिट लगते हैं C के. रीऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट EOQ. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सर रीऑर्डर क्वांटिटी और EOQ क्या सेम होते हैं? तो मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि रीऑर्डर क्वांटिटी एंड EOQ आर सेम until and unless otherwise provided for in the question. ठीक, परचेस प्राइस दे रखी है, डिलीवरी पीरियड दे रखा है हमें, दैट इज द लीड टाइम, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल ROL दे रखा है. उसने कहा वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स, एवरेजिंग 200 यूनिट्स ऑफ द सेट प्रोडक्ट. कंप्यूट द फॉलोइंग क्वांटिटीज. मिनिमम स्टॉक ऑफ A. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्या सर इस लाइन के ऊपर आप लोगों को स्पेशल फोकस करना है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट्स दे रखे हैं 175, 225 एंड 200, सर ये फिनिश्ड गुड्स के यूनिट दे रखे हैं, ये रॉ मटेरियल के नहीं दे रखे. रॉ मटेरियल के निकालने तो कैसे निकालेंगे सर? पर यूनिट यूजेज दे रखी है, मिनिमम कम से कम कितने बनाएंगे? सपोज करो कि मैं निकालना चाहता हूं कि मिनिमम कंजम्पशन कितनी है. ठीक है, मैं निकालना चाहता हूं कि मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल क्या है. से
I want to calculate minimum consumption of raw material. मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मिनिमम कब होगी? अगर मैं मिनिमम प्रोडक्शन करूंगा, मैंने कहा मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स मल्टीप्लाइड बाय यूजेज पर यूनिट, यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कम से कम 175 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ऑफ द फिनिश्ड गुड। तो मिनिमम प्रोडक्शन कितनी होगी? 175 इंटू 10। अब मिनिमम स्टॉक ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना है तो मिनिमम स्टॉक ऑफ ए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सर? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन। अब आपके पास रीऑर्डर लेवल दे रखा है, एवरेज लीड टाइम दे रखा है, एवरेज कंजम्पशन किस तरह से निकालोगे सर? ऑन एन एवरेज 200 यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए ए के कितने यूनिट लगते हैं? 10। तो 200 को बनाने के लिए कितने? 2000। तो ये कैसे निकलेगा सर? 8000। दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू एवरेज लीड टाइम दैट इज 2। आ जाओ सर, कहां है सर क्वेश्चन नंबर 4? लो सर, कोई डाउट? ठीक है, 200 इंटू 10 ये क्या है? दिस इज द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज कंजम्पशन। ठीक है सर, मान ली बात? बिल्कुल मान ली सर। लो जी, इसी तरह से मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी निकालना है तो क्या होगा? मैक्सिमम स्टॉक किस तरह से निकालते हैं हम लोग? बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो आपके पास क्या है? बी का आपके पास रीऑर्डर लेवल है, बिल्कुल है सर। रीऑर्डर क्वांटिटी है, बिल्कुल है सर। मिनिमम लीड टाइम है, बिल्कुल है सर। मिनिमम कंजम्पशन किस तरह से कैलकुलेट होगी? 175 मल्टीप्लाइड बाय 4। मिनिमम प्रोडक्शन इनटू यूजेज पर यूनिट। ठीक। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा सर? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम आपके पास है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी होगी? 225। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी होगी? 225 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं सर? अब ध्यान से सुनो, एवरेज स्टॉक लेवल को निकालने के दो मेथड्स हैं। कौन से? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन सा है? मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, है कि नहीं? तो अब यहां पे इंफॉर्मेशन देखो क्या दी गई है आपको। क्या आपके पास मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए है? क्या आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए है? नहीं है सर। कैलकुलेट कर लेंगे सर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट। टाइम क्यों वेस्ट करना है? आपने मिनिमम लेवल कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट में, आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, तो क्यों नहीं एवरेज स्टॉक डायरेक्टली निकालते? मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी सर, बात खत्म। सर एक्स्ट्रा 2 मिनट्स क्यों लगाने हैं आपने कि हम उसका पहले मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करें, उसके बाद हम लोग उस पर फॉर्मूला लगाएं मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2? क्यों टाइम वेस्ट करना है एग्जाम में? ठीक है, इस तरह से माइंड चलना चाहिए सर एग्जाम में एकदम से, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम क्या उससे निकाल सकते हैं। तो इसमें आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो मिनिमम स्टॉक, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। आपके पास इंफॉर्मेशन है, मिनिमम फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, रीऑर्डर क्वांटिटी आप लोगों के पास गिवन है, तो हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आपको दिखा देते हैं सारा। लो सर, मिनिमम स्टॉक हो गया। ठीक, एवरेज स्टॉक। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब एवरेज स्टॉक का ये इंफॉर्मेशन तो थी आपके पास, निकाल सकते थे डायरेक्टली, इन्होंने और करके ऑल्टरनेटिव भी किया। वर्किंग नोट में पहले मैक्सिमम स्टॉक कैलकुलेट किया, उसके बाद मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक, अगर एग्जाम में टाइम कम है, जो नॉर्मली हमारे पास कम ही रहता है, तो उस केस में हम लोग ये चीज जो है, ये पूरे के पूरी चीज अवॉइड कर सकते हैं। कोई गलत नहीं करेगा सर, कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि आपने दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, नहीं लिखा गया। वो कहते हैं कि अगर एवरेज स्टॉक निकालना है तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें हम लोग इस तरह से कैलकुलेट इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है सर, कोई डाउट यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन आई होप क्लियर हैं, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग जो है वो फिनिश ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फिनिश इट ऑफ विद मटेरियल कॉस्टिंग, राइट। आई होप अभी तक के जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हैं, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस। सो अगर कोई भी क्वेरी आए आप लोगों में ईमेल कर सकते हो at ksjteaching@gmail.com। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।